Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. अब हम देखते हैं आज रेफ्रिजरेंट्स चैप्टर के में रेफ्रिजरेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो एक्शन विथ मॉइस्चर कि रेफ्रिजरेंट का जो है मॉइस्चर के साथ क्या एक्शन होता है। इफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर इज प्रेजेंट इन द सिस्टम, अगर आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो इवोपरेटर के दौरान माइनस यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो यानी कि माइनस में अगर वर्क कर रहा है और एंड उस वहाँ पर अगर वाटर पार्टिकल भी अगर आपके सिस्टम में है तो इट्स रिजल्ट इट्स इन फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर क्या 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो एट द आउटलेट ऑफ वाटर एट द एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो एक्सपेंशन वाल्व जो आपका इवोपरेटर है वहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व भी होता है, उसके वहाँ पर आउटर पे क्या वो जाम हो जाता है। ठीक है, तो इफ द मॉइस्चर क्वांटिटी इज मोर इट मे बी चोक द एक्सपेंशन वाल्व। अगर मॉइस्चर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो आपके एक्सपेंशन वाल्व को क्या करेगा, चोक कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द मॉइस्चर चोकिंग, इसको मॉइस्चर चोकिंग बोलते हैं। एक्शन विथ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आपका रेफ्रिजरेंट है किस मटेरियल से हम उस सिस्टम को बना रहे हैं उस पर भी उसकी क्या क्रियाविधि होती है, किस तरीके से उनके साथ एक्शन होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अमोनिया अटैक्स NH3 अटैक कॉपर देयर फॉर वर्क आयरन एंड स्टील यूज्ड फॉर द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट काम में ले रहे हैं तो हम कॉपर से उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन का। उसके लिए हमें स्टील और आयरन, रॉक्ड आयरन का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये कॉपर के साथ एक क्रिया करता है, अटैक करता है। ओके, और जो फ्रीओन को अगर हम एज ए रेफ्रिजरेंट काम कर रहे हैं तो ये अटैक करता है एल्यूमिनियम के लिए, इसलिए हमें उसके लिए उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कॉपर का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो इस तरीके से हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है कॉस्ट शुड बी लो, हैंडलिंग शुड बी इजीली। कॉस्ट जो है लो होनी चाहिए, उसमें हैंडलिंग है इजीली होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए वो रेफ्रिजरेंट। ओके, विस्कोसिटी जो है लो विस्कोसिटी होना चाहिए, क्योंकि ये पाइप्स में फ्लो होता है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। लीकेज डिटेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, देखिए अमोनिया है तो उसमें पनगेंट ऑर्डर होती है, सल्फर स्टिक, और सल्फर स्टिक इसमें टेस्ट होता है, NH3 वाइट फॉर्म बनाता है। ठीक है, NH4 टू SO4। ओके, फ्रीओन का क्या है, ये ऑर्डरलेस होती है। हेलाइड टॉर्च इसमें टेस्ट किया जाता है, ब्लू टू ब्लूविश ग्रीन। ठीक है, हेलाइड टॉर्च से ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू से ब्लूविश ग्रीन में कन्वर्ट होता है। हेलो कार्बन्स का भी हेलाइड टॉर्च से किया जाता है, तो फ्रीओन और हेलो कार्बन्स का भी। और हाइड्रोकार्बन्स एंड जो प्रोपेन होते हैं उनको सोप एंड वाटर टेस्ट किया जाता है। ओके, तो ये टेस्ट भी हमें याद रखने ओनली फॉर। ठीक है, तो फर्स्ट रेफ्रिजरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में R11 का -23.7 होता है, R12 का -29, NH3 का -33.3, R22 का -41 और CO2 का -73.6। ओके, और इस तरीके से रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। तो सबसे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखते हैं अपन, तो सबसे कम होता है CO2 का, तो CO2 उसके बाद NH3, R11, R12 और R22, ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे, नोट करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो R11 NH3 ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो R11 का सबसे ज़्यादा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद रेफ्रिजरेशन 12, रेफ्रिजरेशन 22 और CO2 का सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। रेफ्रिजरेंट डिक्रीजिंग ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रेशर जो अमोनिया का होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद R22, उसके बाद R11 एंड R12 का सबसे कम क्रिटिकल प्रेशर होता है। रेफ्रिजरेंट एंड डिक्रीजिंग ऑफ द COP, R11 की सबसे ज़्यादा, वैसे सभी प्लांट की COP लगभग सेम होती है, लेकिन R11 की सबसे ज़्यादा अगर फिक्स साइज प्लांट के लिए ना। और NH3 उसके बाद R12, R22 और सबसे कम COP जो है होती है CO2 प्लांट की। ओके, तो इसको एक साथ लिखते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड रेफ्रिजरेंट्स क्या क्या होती है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इवोपरेटिंग प्रेशर शुड बी लो एंड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, नियर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, लो क्रिटिकल प्रेशर कम होना चाहिए और क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, लो वॉल्यूम एट इनलेट ऑफ द कंप्रेशन। ओके, सक्शन वॉल्यूम आइदर कम्प्लीटली मिसिबल या कम्प्लीटली इमिसिबल, या तो कम्प्लीटली मिश्रण घुलनशील हो या फिर उसमें घुलनशील नहीं हो। नॉन कोरोसिव, लो विस्कोसिटी
और लो स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड, और ऑयल सेपरेटर को हम कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। लो सरफेस टेंशन, लो कॉस्ट, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव। ओके, तो इस तरीके से हमें इसका ध्यान रखना होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स के बारे में क्या है कि दे आर यूज टू रेड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मेन रेफ्रिजरेंट टू रेड्यूस प्रेशर लॉसेस। ठीक है, दे आर यूज टू रेड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मेन रेफ्रिजरेंट, मेन रेफ्रिजरेंट्स की क्वांटिटी को लो करने के लिए, उसका जो यूज है मेन रेफ्रिजरेंट्स का यूज़ को कम करने के लिए हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स का भी यूज करते हैं। और सबसे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पहले कूल होते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से, देन वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कूल करते हैं स्टोरेज स्पेस को। CaCl2 एंड NaCl इज ए मिक्सर विद द वाटर टू रेड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ओके, तो वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर ये कम करते हैं ब्राइन। ओके, तो अब तक हमने देखा कि हमारे पास 3 प्रकार की रेफ्रिजरेंट्स के पास 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और आपके थर्ड वन थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने देखा था कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका क्रिटिकल प्रेशर क्या होना चाहिए, CP ऑफ वेपर, CP ऑफ लिक्विड क्या होनी चाहिए, उसकी COP क्या होनी चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखा कि क्रिटिकल आपके वो टॉक्सिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ्लेमेबल। एंड उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट जो है कम से कम होने, ऐसा रेफ्रिजरेंट हमें प्लांट के अंदर यूज़ करना चाहिए जिसके ईजीली अवेलेबल हो और ईजीली क्या था ईजीली अवेलेबल भी हो, कॉस्ट उसकी लो हो, एंड हैंडलिंग शुड ऑल्सो भी ईजीली, उसमें हैंडलिंग जो है वो भी ईजीली हो सकती हो। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। और अगर वो आपका जो रेफ्रिजरेट है अगर वो इमिसिबल है, तो जैसे ही वो रेफ्रिजरेंट पे लिक्विड के साथ इमिसिबल है, तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम ऑयल सेपरेटर की सहायता से क्या करेंगे, उसको अलग कलेक्ट करके रेफ्रिजरेंट को तो आगे जाने देंगे कंडेंसर में, और ऑयल सेपरेटर में उस लिक्विड को कलेक्ट करके वापस हम उसको आपके कंप्रेसर में पुट कर देंगे। और अगर वो मिसिबल है तो वो कंडेंसर से कहाँ जाएगा, थ्रोटलिंग वाल से होते हुए इवोपरेटर, और इवोपरेटर से अगेन वो साइकिल के साथ में वर्क करते हुए आपके कंप्रेसर में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो पार्शियली इमिसिबल है तो वो कंडेंसर से थ्रोटलिंग वाल, और थ्रोटलिंग वाल से जो एक बार इवोपरेटर में आ जाएगा, तो इवोपरेटर में जो क्योंकि वो इमिसिबल है, वो दोनों पूरी तरह से पूर्णतः घुलनशील नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो तो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट इवोपरेट होकर वो तो पहुंच जाएगा आपके कंप्रेसर में, और वो ऑयल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा आपके इवोपरेटर में, और इवोपरेटर में कलेक्ट होगा और इस नेक्स्ट साइकिल में अगेन कलेक्ट होगा, और इस तरीके से वो कलेक्ट होते होते वो आपके इसमें फ्रीज हो जाएगा या उसमें जाम हो जाएगा, उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा आपके इवोपरेटर के अंदर। और इवोपरेटर में ये थर्मल जो ट्रांसफ़र रेट है उसको डिक्रीज करता है, और आपके स्टोरेज स्पेस में जितने हीट जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसको कम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्शन विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।